दोस्तों नमस्कार। मैं निशांत शुक्ला आप सभी का निशांत टर्की मैथ्स पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अभी तक आपने परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा और उसे समझा भी, और आपको वीडियो अच्छा भी लगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। तो अब दोस्तों देखिए, पार्ट 3 है। हमने अभी तक आपको कुछ पहले पार्ट 1 में बेसिक पढ़ाया परसेंटेज का, उसके बाद कुछ नंबर पर या संख्या पर आधारित सवाल कराएं। अब दोस्तों आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं परसेंटेज का, जो कि बहुत ही काम का है कि अगर कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट फिक्स हो तो उसका रेशियो इन्वर्स होगा। मैंने कहा कि कोई भी दो चीज़ हो, जैसे मान लीजिए ए, पहला चीज़ ए है, दूसरा बी। कोई चीज़ हो या कोई लंबाई चौड़ाई हो, आयत की, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, अगर कोई भी दो चीज़ हो उसका प्रोडक्ट फिक्स हो, इसका ए बी है, इसका प्रोडक्ट फिक्स हो के हो, तो इन ए और बी का रेशियो इन्वर्स होगा हमेशा। मैंने कहा कि कोई भी दो चीज़ है जिसका प्रोडक्ट फिक्स है तो इन दोनों का रेशियो इन्वर्स होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो कितना होगा? 6 होगा। अगर आप 2 को कुछ भी बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा ज़्यादा 3 होगा, तो ये 3 होगा तो यहाँ पर 6 आना है, तो ये 3 होगा तो ये 2 अपने आप हो जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा, तभी 6 आएगा। यानी देखिए, अगर ए 2 से 3 हो रहा है तो बी 3 से 2 होगा। ए 2 से 3 हो रहा है तो बी 3 से 2 हो रहा है। यानी कि अगर कोई भी दो चीज़ का प्रोडक्ट फिक्स हो तो उसका रेशियो हमेशा इन्वर्स होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा और ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे सवाल कराऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल लेते हैं इस पर, बहुत ही छोटा सवाल, बहुत ही पहला सवाल इस पर लेते हैं जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे इसके। देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए एक सवाल लिया है कि यक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि यक्स को 37.5% से बढ़ाया जाता है तो वाई के मान में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? मतलब प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शनली रेशियो को। देखिए जैसे यक्स रेशियो प्रोपोर्शनली है वाई के, यानी 1/y हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बराबर तो है लेकिन व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। वाई का उल्टा 1/y उसके बराबर है एक्स, इसका ये चिन्ह होता है। यानी अब इसको बहुत सारे लोग ऐसे ही कह देते हैं कि एक्स बराबर है, यहाँ के मान लेते हैं वाई के, यानी यहाँ से के बटे वाई बराबर है एक्स के। तो यहाँ से बहुत लोग ये भी कह देंगे कि एक्स वाई बराबर के है, कह देंगे कि नहीं? अब बताइए, मैंने आपको अभी जस्ट एक बात बताया कि अगर कोई भी दो चीज़ों का रेशियो, कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट फिक्स हो, प्रोडक्ट फिक्स्ड हो, तो अगर कोई भी दो चीज़ का प्रोडक्ट फिक्स हो तो इनका रेशियो क्या होगा? इन्वर्स होगा। मैंने बताया आपको अभी। तो कह रहा है कि पहले कि यक्स के मान में 37.5% से बढ़ाया जाता है। अच्छा दोस्तों, 37.5% का मान कितना होता है? आप सब जानते हैं 37.5% का मान 3/8 होता है। यानी और नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है और उस पर 3 की वृद्धि हो रही है। यानी अगर यक्स 8 है तो उस पर 3 की वृद्धि हो रही है, कितना हो जा रहा है? 8 से 11। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी दो चीज़ उसका प्रोडक्ट फिक्स है, यहाँ पर देखिए इसका प्रोडक्ट फिक्स है के, तो इन दोनों का रेशियो इन्वर्स होगा। अगर ये 8 से 11 हो रहा है तो वाई कितना हो जाएगा आपको? 11 से 8। अगर यक्स 3/8 यानी कि 37.5% बढ़ने पर 8 से 11 हो रहा है तो यह वाई अपने आप 11 से 8 हो जाएगा। अब आप बताइए वाई के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है? 11 से 8 हो रहा है, 3 हो रहा है, घट रहा है कितने पे से? 11 पे। अब गुणे 100, क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो आप बताइए, आप कितने लोगों को पता है कि 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9.09%, और यहाँ पर 3/11 है, तो यानी इसका 3 गुना, तो 9 3 27.27% आपका उत्तर आ रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैंने ये सवाल आपको बस इसका बेसिक, इसका मतलब फंडा समझाने के लिए लिया था। अब चलिए इस रेशियो इन्वर्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने अगला सवाल है कि एक पानी और नमक के घोल में 24% नमक है, जिसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है।
उस घोल में नमक की मात्रा 32% रह जाती है, तो घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब सरल तो बहुत है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एक बार समझ लिए तो ये आपके लिए ये सवाल 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह जाएगा। अब जैसे मुझे बताना हो तो मैं कहूँगा कि 8 3 24, 8 चौक 32, 3 से 4 यानी 1 की मान 7, 7 चौक 28, 28 लीटर आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप मुझे बताना हो तो मैं तो ऐसे कर दूँगा, लेकिन आपको समझना है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सवाल देखिए, समझिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ एक बात, मैंने आपको अभी बताया कि जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट फिक्स हो तो उसका रेशियो इनवर्स होगा। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का प्रोडक्ट फिक्स करना होगा पहले, तब हमारा सवाल बनेगा। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ से कह रहा है कि एक पानी और नमक की घोल में 24% नमक है, जिसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। मतलब निकाला तो गया है पानी, उस घोल में नमक की मात्रा 32% रह जाती है। पहले 24% थी, अब 32% थी। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से नमक की मात्रा हमारा समान रहेगा। अब कैसे समान रहेगा? क्योंकि पानी निकाला जाता है, नमक तो नहीं निकाला जा रहा है। अगर नमक आपका 5 किलो था तो अब भी 5 किलो है, बस परसेंटेज घटा है, क्योंकि परसेंटेज तो 100 पे निकाला जाता है और 100 में कमी हुआ होगा। तो अगर मुझे इस सवाल करना है कि घोल में 24% नमक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि नमक की मात्रा निकलेगा कैसे, ना? आपसे अगर मैं पूछूँ कि नमक की मात्रा मुझे बताइए, कि अगर कोई मुझसे पूछे कि नमक की मात्रा कैसे निकलेगा, तो मैं कहूँगा कि नमक की मात्रा निकालना है आपको। अगर क्वांटिटी ऑफ साल्ट अगर मैं पूछूँ ये कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कि टोटल क्वांटिटी जो होगा, जो टोटल मात्रा होगी, उसमें परसेंटेज ऑफ साल्ट, नमक की परसेंटेज मात्रा। अगर आप टोटल क्वांटिटी का परसेंटेज मात्रा नमक से गुणा करेंगे, मतलब निकालेंगे, तो हमें मात्रा निकल जाएगी नमक की। क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी में गुणा करना होगा परसेंटेज ऑफ साल्ट से, आप कहेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हमें क्वांटिटी ऑफ साल्ट चाहिए तो टोटल क्वांटिटी में गुणा करना होगा परसेंटेज ऑफ साल्ट, मतलब प्रतिशत में नमक की मात्रा से। तो देखिए यहाँ से दोस्तों, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका प्रोडक्ट फिक्स नहीं है, इसका और इसका प्रोडक्ट फिक्स है, गुणा हो रहा है यहाँ पर ना। प्रोडक्ट फिक्स है किसके? क्वांटिटी ऑफ साल्ट के। तो यहाँ से अगर दो, अब मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट फिक्स हो तो उसके रेशियो क्या होंगे? इन्वर्स होंगे, यानी इसका रेशियो इन्वर्स होगा। ठीक है। अब मुझे पता तो नहीं है कि टोटल क्वांटिटी क्या है, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि परसेंटेज ऑफ साल्ट क्या है। पहले क्या कर रहा है कि एक पानी और नमक के घोल में 24% नमक है। पहले नमक की मात्रा 24% थी, मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूँ। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? परसेंटेज में। किसका परसेंटेज? नमक का। और टोटल क्वांटिटी मुझे नहीं पता है। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि नमक की परसेंटेज मात्रा में 24 से कितना हो रहा है? 24% नमक है, उसके बाद नमक की मात्रा 32% हो जाती है, यानी 24 से 32 हो रही है। अगर मैं इसको काट के छोड़ कर लूँ तो 8 3 24, 8 चौक 32, कितना हो रहा है? 3/4, यानी परसेंटेज में 3/4 हुई है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 4 से 3। अब बताइए, अगर आप टोटल क्वांटिटी पहले 4 थी, अब 3 हो गई, तो 4 से 3 होने में कब हुई होगी? जब 1 की कमी हुई होगी ना दोस्तों। अगर 4 से 3 हो रही है ना टोटल क्वांटिटी, तो यानी कि 1 की कमी हुई। हम तो कह रहे हैं कि 1 की कमी, लेकिन यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 7 लीटर पानी निकाला गया, यानी हम कह रहे हैं 1 की कमी, यहाँ पर कमी हो रही है 7 की। तो पूछा है घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। प्रारंभिक मतलब पहले की मात्रा। तो बताइए, 1 का मान 7 है, 7 4 का मान कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। आपका ये ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ गया। अच्छा दोस्तों, ये तो मेरा रूल है, बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा और आपको हर जगह काम देगा। प्रॉफिट लॉस आगे चलकर जब आप हाइट एंड डिस्टेंस या चाल समय दूरी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा समझ में ना आया हो तो देखिए, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ इस सवाल को। कि कह रहा है कि एक पानी और नमक के घोल में 24% नमक है। एक पानी और नमक की घोल थी, मैंने पानी और नमक की टोटल मात्रा, मतलब घोल को, मिश्रण को क्या मान लिया मैंने? x, मतलब कुछ भी होगी, मैं मान लिया कि x है टोटल मात्रा। फिर कह रहा है कि एक पानी और नमक के घोल में 24% नमक है, यानी x का 24%, ये नमक की मात्रा है। लेकिन कह रहा है कि जिसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। जो ये पूरा मिश्रण था उसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया गया। ये तब अगर 7 लीटर पानी निकाल दिया गया तो ये बचा होगा। अब इसमें कह रहा है कि नमक की मात्रा कितनी है? 32%, इसका 32% नमक है। अच्छा दोस्तों, देखिए, जिसमें जितना इसमें नमक था उतना ही इसमें नमक रहेगा, क्योंकि नमक को हम छू ही नहीं रहे हैं, हम निकाल तो पानी रहे हैं ना। देखिए, कह रहा है कि जिसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, निकाला पानी जा रहा है, नमक की मात्रा सेम रहेगा। तो जब बराबर रहेगा तो मैंने बराबर कर दिया। ये टोटल मिश्रण था, उसका 24% नमक था,
ये x-7 लीटर पानी निकला तो x-7 बचा, उसका 32% नमक है। लेकिन ये दोनों नमक की मात्रा है, इसलिए हमने बराबर किया, क्योंकि नमक को छू ही नहीं रहे हैं हम निकाल रहे हैं पानी। पानी से हमें मतलब नहीं है, हमें तो नमक से मतलब था। तो नमक ये था, दोनों बराबर था। अगर आप इसे हल करेंगे तो x गुणे 24/100 बराबर x-7 में 32 से गुणा होगा बटे 100। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा। दोस्तों अब देखिए, मैं इसको ऊपर से भी काट सकता हूँ। 8 दूनी 8 दूनी 24, 8 चौक 32, 3 गुणे x 3x बराबर 4 का नाम 4x माइनस प्लस माइनस 7 चौक 28। यहाँ से देखिए ये प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4x, यानी माइनस x बचेगा इधर से। 3x में से 4x घट जाएगा माइनस x, और यहाँ पर है क्या माइनस 28। माइनस से माइनस कटेगा, x का मान 28। हमने पहला मिश्रण को क्या माना था, x 28 आ गया, तो 28 ये हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे तो जरूर आया होगा दोस्तों, लेकिन समझना आपको यही होगा, क्योंकि परीक्षा में जब आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जल्दी सॉल्व करना होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, हार्ड तो नहीं है ये, लेकिन आपका टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर इतने में आंसर आया और हमारा यहीं पर इतने में आ गया था। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा इसका, आप इसे सीखिए। हमारा दिमाग ऐसा होता है कि कोई नया चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसे करवाना पड़ता है। आप इस नए तरीक़ों को सीखेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इससे बेहतर और एक सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए अगला सवाल लिया है कि ताज़े फल में 64% पानी है और सूखे मेवों में 16% पानी है। 98 किलो ताज़े फलों से कितना सूखे मेवे प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही सरल सवाल है। देखिए इसमें कह रहा है कि ताज़े फल में 64% पानी है और सूखे मेवे में 16% पानी है, यानी कि यहाँ पर अच्छा देखिए, आप इस भाषा को समझ रहे हैं कि ताज़ा फल है उसमें 64% पानी होता है, ठीक है, पानी है। लेकिन जब उसे घाम में डालकर, उसे सुखवाकर जब उसे मेवा बनाया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा घट जाती है और कितना हो जाती है 16%। जो 64% थी वो 16 हो गई। फिर कह रहा है तब अगर मैं आपको 98 किलो ताज़ा फल दूँ तो उससे आप कितने सूखे मेवे प्राप्त कर सकते हैं, कितने सूखे मेवे बना सकते हैं। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि दोस्तों 64% पानी होता है और 16% पानी रह जाता है। तो 64 से 16 मतलब 64 से 16 यानी घट रही है, पानी की मात्रा घट रही है। तो पानी छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी तो घट रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पानी की मात्रा घट रही है ना, अगर मैं पानी को हटा दूं, जैसे 100 हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप में क्वांटिटी 100% होती है, जिसमें से 64% पानी है। अगर 64% पानी रहे तो 36% क्या रहेगा आपका, इसका सूखा भाग, मतलब पानी हटा देंगे उसका जो बचेगा। मेनली इसको स्टाइलिश भाषा में पल्प कहते हैं। जो आपका पानी छोड़ कोई मतलब जैसे मान लीजिए अंगूर है, तो अंगूर का आप उसका अगर रस ले लेते हैं, उसको उसके बाद जो उसका गुज्जा या जो बचता है उसका, हमारे देहात भाषा में तो उसे गुज्जा ही कहते हैं, लेकिन तो शहर भाषा में उसे पल्प कहा जाता है। जो सूखा उसका बचता है उसे पल्प कहते हैं। तो पल्प की मात्रा यहाँ पर समान रहेगी। देखिए जितना फल ताज़ा था मेवा बन गया, अगर ताज़ा फल था और मेवा बन गया तो उसमें पल्प की मात्रा समान रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर 5 किलो उसका पल्प था, अगर 5 किलो पल्प था और 15 किलो उसका पानी था, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, कोई भी फल में पानी ही ज़्यादा रहता है। जैसे अगर आप अंगूर ले रहे हैं तो उसमें पानी भरा रहता है और बाकी उसका जो पल्प होता है बहुत ही कम होता है। अगर 5 किलो पल्प है और 15 किलो अंगूर रस है उसका, और अगर मान लीजिए 64% पानी उसका हटता है, तो 15 का 64 बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से 6 किलो आपका पानी बच रहा है, तो आपका पल्प 5 किलो ही रहेगा, क्योंकि पल्प सूखा होने के बाद सूखा रहता है तो उसी में रहता है, पल्प कभी कम नहीं होता। लेकिन जो कम होता है वो पानी होता है। अगर आप किसी फल को सुखाते हैं तो उसका पानी उड़ जाता है, उससे उसका वजन घटता है, लेकिन पल्प की मात्रा में कोई कमी नहीं होती है, यानी पल्प की मात्रा समान रहेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से पल्प की मात्रा कैसी रहे, कितनी, जैसे अगर मान लीजिए 64% पानी है तो 36% आपका क्या रहेगा पल्प ताज़े फल में, और सूखे मेवों में 16% पानी है, तो सूखे मेवों में कितना पल्प रहेगा 84। हाँ 100 माइनस 16 84%, मतलब 36% से 84, ये पल्प की मात्रा है। अगर पल्प की मात्रा वो भी परसेंटेज में इतना है तो टोटल क्वांटिटी इसका उल्टा होगा, 84 से 36। आप इसे काट सकते हैं, 12 से 84, 12 तें 36, यानी 7 से 3 हो रही है। अगर ये 3 से आपका 7 होगी तो ये 7 से 3 होगी टोटल क्वांटिटी। अब इसमें टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है कि 98 किलो ताज़े फलों से,
ये जो 7 है इसी का मान दिया हुआ है 98। यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 98 अगर मैं आपको दे दूँ कि 7 से 98 रह जाए, अगर मैं आपको 98 किलो फल देता हूँ तो उससे आप कितने सूखे मेवे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये ताज़ा फल, ये जो है आपको ये वाला पहले वाला ऊपर का मात्रा, ये ताज़े फलों की बात हो रही है, और ये है जो नीचे वाला है ये मेवों की बात हो रही है। ये ताज़े फलों की, ये मेवों की। अगर ताज़ा में 3 है तो मेवा 7 है। तो अगर करा है कि आपको मैं 98 किलो ताज़े फलों से, यानी 98 किलो 7 का मान, देखिए ताज़ा था यहाँ पर, यानी 98 किलो ताज़े फलों से 7 का मान 98 है यहाँ पर। तो यानी अच्छा बताइए 7 से 98 होने में कितने का गुणा हो रहा है? 14 का। 14 से 98। तो इससे कितने सूखे मेवे प्राप्त किए जा सकते हैं? मेवे कितना है? 3, यानी 3 का मान पूछ रहा है आपसे। तो बताइए जब इसमें 14 का गुणा 7 थोड़ा सा 98 आ रहा था तो यहाँ पर भी 14 का गुणा होगा। 14 तनिक 42 kg। ऑप्शन आपका बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये।